नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के ऊपर जो कि आगामी यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे एग्जाम जो कि नेट बेस्ड सिलेबस पर आधारित होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि शुरुआत में क्वेश्चंस आसान मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के स्तर यानी लेवल और बढ़ते जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आखिर तक पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया ब्रज, बांगरू, बुंदेली, अवधी। तो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है कि ऑप्शन डी अवधी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की न होकर पूर्वी हिंदी में है। और इसका एक फार्मूला है, आप लोग पहले भी जानते होंगे, ABC। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर या फिर छत्तीसगढ़ी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियों को शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5, 7। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए नया हो। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियों को शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। जो आज हम पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी पढ़ते हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हाँ किस बोली में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हाँ शब्द का प्रयोग किया गया है और पूछा गया कि उत्तम पुरुष में एक वचन में कौन सा सर्वनाम हाँ किस बोली में प्रयुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है आपके दिमाग में आ रहा होगा, और जो विद्यार्थी इस एरिया के होंगे वो एकदम से प्रफुल्लित हो गए होंगे कि ये तो मेरे एरिया का सवाल पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा के अंतर्गत उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हाँ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ग्रियर्सन, पॉर्जिटर, मैकाले, गारसद तासी। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर कुछ बदला बदला सा आ रहा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है जो आप समझ रहे हैं वही इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गारसद तासी। और संयोग की बात है कि ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी भाषा में न होकर फ्रेंच में है। इन सभी चीजों को आप पहले भी जानते होंगे और यहाँ पर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। कब इसका प्रकाशन हुआ, कितने संस्करण निकले हैं, कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है, ऑलरेडी इन तथ्यों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको हम यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं कि आप अपना दिमाग दौड़ाएं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार किसने हिंदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास लिखा है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सवाल पूछा गया है नलिन विलोचन शर्मा एक खास आलोचक के हवाले से सवाल पूछा गया है। इनके अनुसार किसने हिंदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास लिखा है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी को नलिन विलोचन शर्मा ने सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास माना है। अब इनका नाम क्यों आ रहा है? इनका नाम इसलिए आ रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आपको याद आ गया हो कि हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का आलोचनात्मक कर्म करने वाला व्यक्ति ही ये कथन कह सकता है या फिर इस बात को कह सकता है। जो ऑलरेडी हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पर विचार किया हो तो नलिन विलोचन शर्मा, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, वहीं से ये जुड़ा हुआ प्रश्न था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आनंद दशा विनोद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है हित हरिवंश, ध्रुवदास, महावीर दास या फिर नाभादास। तो ये रचना भी आपके लिए नई हो सकती है, आपको हो सकता है कि वन लाइनर किताबों में जरूर पढ़े होंगे या फिर अपने अध्ययन के दौरान पढ़े होंगे, लेकिन एक प्रश्न के तौर पर यहाँ पर आ गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्रुवदास। ध्रुवदास ने इनको लेकर एक और तथ्य आप सभी के दिमाग में आना चाहिए कि इनके 42 ग्रंथ मिलते हैं और कई ग्रंथों में आप देखेंगे खासतौर से लीला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी आप ट्रिक अपने दिमाग में रख सकते हैं।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अब आप देखेंगे प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन प्रश्न पूछा गया है, विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में अत्यधिक समानता ही संप्रेषण है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया टी.एस. इलियट, क्रोचे, मैथ्यू अर्नाल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स। तो जब भी आप देखेंगे संप्रेषण की बात की जाए, मनोविज्ञान की बात की जाए, तो वहां पर तुरंत किसका नाम आएगा? आई.ए. रिचर्ड्स का नाम आएगा। तो जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो इस टेक्निक्स को अपने दिमाग में जरूर रख लिए होंगे कि जी न चाहते हुए भी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो भी इसका सही जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। कारण ये है कि आप अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन दिया गया भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भामा। तो जैसे यहाँ पर रस सूत्र आया और पूछा गया कि नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि बिल्कुल डी इसका सही जवाब है कि भामा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर भरत होता तो थोड़ा सा इनका संबंध रस सूत्र से है, क्योंकि भरत ने रस सूत्र दिया था, लेकिन उसकी व्याख्या भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त और एक नाम और है शंकुक का, इन लोगों ने किया। इन सभी आचार्यों के सिद्धांत भी हैं जिनको कि हम वाद के रूप में जानते हैं। आपके दिमाग में वो आना शुरू कर दिया होगा कि भट्ट लोलट का क्या है, भट्ट नायक क्या क्या है, शंकु का क्या है, अभिनव गुप्त का क्या है। और न सिर्फ वाद है बल्कि किसी न किसी दर्शन से जुड़े हुए हैं, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बहाने आप अपने दिमाग को चौड़ा कीजिए, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक चीज का नोट्स, हर एक चीज का पीडीएफ, हर एक चीज का कोई चीज नहीं दिया जा सकता है। आप अपने दिमाग को उस तरीके से बनाइए, उसका जो आकार है उसको बढ़ाइए, और उसी आकार को बढ़ाने का जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर है जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया भामा, दंडी, वामन, जयदेव। तो सीधा सीधा प्रश्न है, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दंडी के द्वारा अलंकार को परिभाषित किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब यूजी या फिर पीजी एग्जाम में जाते हैं, वहां भी यही उदाहरण देते हैं, या फिर इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जाता है तो भी अलंकार की परिभाषा इसी, ये क्योंकि इजी है और लोग इसको याद भी कर लेते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जो अलंकार है, सवाल पूछ लिया जाता है कि अलंकार जो है वो साधन है या फिर साध्य है। आपको याद आ गया होगा, एक प्रैक्टिस सेट में हमने इसके बारे में सवाल बनाया हुआ था। आप जानते हैं कि अलंकार क्या है? साधन के तौर पर प्रयुक्त होता है। अलंकार के साथ ही एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलंकार्य। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर है। मुझे याद है कि जब मैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था तो ये सवाल मुझसे पूछा गया था और मैंने बखूबी इसका जवाब दिया था। समय आएगा तो आपको भी मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी विद्यार्थी जानते होंगे, होमवर्क के तौर पर इसको आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है देखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बहुत गंभीर कर सकता है। सवाल पूछा गया कि भारतीय नवजागरण को हिंदू नवजागरण किसने कहा है? ध्यान से इसको पढ़ना है कि भारतीय नवजागरण को हिंदू नवजागरण किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया श्री नारायण चतुर्वेदी, आज्ञे, रामविलास शर्मा, शंभुनाथ सिंह। तो जितने भी नामों को आप देख रहे हैं कहीं न कहीं सभी का संबंध नवजागरण से है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी का मानना है कि भारतीय नवजागरण हिंदू नवजागरण है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि कुछ नए प्रश्न आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल पा रहे होंगे। पूछा गया कि द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। अब ये सवाल आता है कि द्विवेदी जी कौन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। आप लोग बताइए किस द्विवेदी जी की बात यहाँ पर हो रही होगी। आपका दिमाग तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि रामविलास शर्मा ने एक किताब लिखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण कर से एक बुक उनकी लिखी गई है और वहीं से इस कथन को लिया गया है। रामविलास शर्मा के अक्सर कथन पूछे जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में आ गया कि सरस्वती पत्रिका वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसका कथन किससे जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया, इनमें से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? ऑप्शन दिया गया लियोतार, बौद्रिया,
जोनाथन कूलर मलार में। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मलारमे। मलारमे का संबंध है प्रतीकवादी विचारक के तौर पर है। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है जो कि एकदम से आसान है, बस सावधानी से इसको टिक करने की जरूरत है। सवाल पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई किस सम्राट के राजकवि थे? ऑप्शन दिया गया है विजयपाल, आनंगपाल, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान किस नंबर वाले हैं, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो ये जाना माना प्रश्न था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप इसका सही जवाब अपने दिमाग में रखे होंगे। ऑप्शन दिया गया विद्यापति, अमीर खुसरो, जायसी, सूरदास। जो विद्यार्थी अभी नई शुरुआत में वो इन परीक्षाओं में बैठने के प्रयास में, उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा नया हो, फिर भी बहुत पुराना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, विद्यापति के संदर्भ में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है देखने में छोटा लेकिन सोचने पर विवश करेगा। ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड। तो रामचरितमानस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुल 7 कांड है और इन कांडों का क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है बदलते हुए पैटर्न में। ABCD जिस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा कर रहा था 5 कूट वालों पर, उसमें सवाल पूछा जा सकता है इनके क्रम को लेकर। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान में रख के जाइए, मे भी आ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तो अक्सर आप लोग रामचरितमानस का पाठ किए होंगे या फिर इस पे ध्यान दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल कांड जो है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है और संयोग से आप देखेंगे ये पहला ही कांड है। इसमें कुल 361 दोहे आपको मिल जाएंगे। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जब ये बड़ा कांड है तो सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा कांड सबसे छोटे कांड के अंतर्गत आता है जिसमें मात्र 30 दोहे हैं। और सबसे जो चर्चित कांड है, जो लोगों में लोकप्रिय है एक तरीके से मैं कहूं, तो वो सुंदर कांड, जिसका लोग पाठ करते हैं अक्सर और आपने सुना भी होगा। और उत्तरकांड तो ये भी फेमस के अंतर्गत ही है, खासतौर से ज्ञान और भक्ति के बारे में जो भी चर्चा की जाती है वो इसी के अंतर्गत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटे प्रश्न के माध्यम से आपने कई एंगल से, कई दृष्टिकोण से इसको देखने समझने का प्रयास किया। ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो लाख क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, नए पैटर्न पर आएंगे, आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता, ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया त्यागपत्र, गोदान, आपका बंटी, परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, कि उम्र बीत जाने से कैशोर और यौवन नहीं बीत जाता, यानी कि जैसे जैसे उम्र ढलती है, एक आपने कथन सुना होगा, दिल तो बच्चा है। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा हो जाता है लेकिन कहता है कि दिल तो बच्चा है, सबके अंदर बचपना रहता है या फिर बच्चे वाला गुण रहता है, उम्र उस पर हावी नहीं होती है। उसी तरीके से अगर कोई उम्र में आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसके अंदर कैशोर्य और यौवन दोनों खत्म हो गए हैं, भावनाएं तो उसमें रहती ही हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इसका भावार्थ यही है। ये कथन किस उपन्यास से हमें बताना है? बातों ही बातों में आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा कि आपका बंटी जो उपन्यास है, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें इस कथन को कहा गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राय, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। तो देवरानी जेठानी की कहानी, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये उपन्यास है और इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर गोपाल राय। गोपाल राय जिन्होंने की हिंदी कहानी का इतिहास लिखा और उपन्यास के ऊपर भी लिखा, यानी कि कथा साहित्य की जो प्रमुख 2 विधाएं हैं, कहानी हो गया या फिर उपन्यास, दोनों का इतिहास लिखा हुआ है और काफी काम किया है। देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसका नया संस्करण इन्होंने
प्रस्तुत किया है, यानी कि दोबारा उसका पब्लिकेशन करने का काम किया, और जो कि आप मार्केट में बुक के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि पंजाब का घोड़ेवाहा गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। ऑप्शन दिया गया झूठा सच, परीक्षा गुरु, धरती धन अपना, तमस। तो पंजाब का जो घोड़ेवाहा गांव है वो किस उपन्यास के केंद्र में है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में हमने इसको पढ़ा है, जो जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और बाकी कौन कौन से पात्र हैं सब अपने दिमाग में आप जरूर ला रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं। ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर ध्रुवे, प्रोफेसर गज्जर, प्रोफेसर स्वामीनाथन, प्रोफेसर कुलकर्णी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, आपको याद आ गया होगा कि इसकी कहानीकार कौन है और कब प्रकाशित हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, कौन कौन से पात्र हैं। ये शुरुआती दौर की कहानी है। इसमें कहा गया कि विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है कि प्रोफेसर गज्जर जो है वो विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में सफल हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अमृतसर आ गया है कहानी में किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद पठानों ने खाने की पोटली खोल ली। ऑप्शन दिया गया लाहौर, वजीराबाद, जेहलम, हंसपुरा, हरबंसपुरा यहाँ पर दिया गया है। अब अमृतसर आ गया कहानी के कहानीकार कौन है, किस संग्रह में छपी हुई है, कौन कौन से पात्र हैं, इसमें कितने स्टेशन की चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद पठानों ने खाने की पोटली खोली। अक्सर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो या तो लोग आपको बातचीत करते मिलेंगे या तो खाते पीते मिलेंगे। ज्यादातर हमने देखा है कि बहुत लोग खाना बना कर लाते हैं कि आज इसको ट्रेन में ही खाएंगे, और जिनके पास खाना नहीं रहता वो थोड़ा थोड़ा ललचते भी रहते हैं उसमें। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कोई अचार निकाल रहा है तो कोई सब्जी निकाल रहा है, सबकी सुगंध दुर्गंध इधर उधर फैलती है। कुछ लोग तो चिकन मटन भी उसमें खोल के खाते हैं, और बेचने वालों की अलग ही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि खाने की पोटली किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद लोगों ने खोला। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जेहलम स्टेशन जो है वहां वो बीत गया, इसके बाद खाने की पोटली खोल लिए। यानी कि इस कहानी को जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तब इसके सही जवाब तक पहुंचेंगे। एक सवाल इसी तरीके से यूजीसी नेट में पहले आया हुआ था कि चुप्पी साध ली गई थी, किस स्टेशन के आसपास में चुप्पी साधी गई थी। ठीक है ना, तो ये मैं संकेत कर दे रहा हूं ताकि आप कहानी पढ़ें तो इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। ऑप्शन दिया गया 26, 20, 30, 24। इंस्पेक्टर माता दिन जो कहानी है इसको आप पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की, तो इसमें साल से युक्त कई तथ्य आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। तो इसका सही जवाब है कि 26। वाक्य लिखा है कि 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 26 साल। और आप देखेंगे कि उसमें 20 साल का भी जिक्र किया गया है, 25 साल कुछ कुछ घटनाओं को लेकर बातें की गई हैं। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। बकरी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है। पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें नाटकों में आए हुए गीत योजना, दृश्य योजना, पात्र योजना को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर गीत ही यहाँ पर लग रहा है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है, इसमें काव्यात्मकता दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये किस पात्र द्वारा बात कही गई है। ऑप्शन दिया गया दुर्जन, युवक, भिष्टी, कर्मवीर। तो इस प्रश्न के बहाने बकरी नाटक में आए हुए पात्रों को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, दुर्जन नाम का जो पात्र है उसका ये संवाद है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आप जरूर बताइए कि शुरुआत में देखने पे लग रहा था कि आप बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे पिच पे आप समय व्यतीत कर रहे हैं पिच और कठिन होती जा रही है, ठीक वैसे जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं। तो शुरुआत में अगर कोई चीज अच्छी मिल जा रही है तो इसका मतलब नहीं है कि ये एकदम से स्तरहीन है, बल्कि आगे उसका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरणों को पकड़ती हैं और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी वह बावली मानती है। किसका ये कथन है? ऑप्शन दिया गया कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी। तो ये किसका यहाँ पर कथन है, हमें बताना है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि मंदाकिनी का ये कथन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया भारत, भारत दुर्देव, सभापति, भारत भाग्य। तो जैसे मैंने भारत दुर्दशा नाटक को देखा, इस नाटक को लेकर लाइन बाय लाइन हमने चर्चा की हुई है, साथ में शॉर्ट नोट्स को लेकर भी हमने चर्चा की है, कौन पात्र किस अंक में प्रवेश करता है, किस दृश्य में आता है, सारी बातें हर एंगल से परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने की हुई है। यहाँ पर हमें बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद कि तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो, किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन हमने पढ़ दिया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत दुर्देव नाम का जो पात्र है उसके द्वारा ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, यह कथन किस निबंधकार का है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। तो किसका ये कथन हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा ये कथन कहा गया कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। ये बात किसने कही? सरदार पूर्ण सिंह। और आपके सिलेबस में सरदार पूर्ण सिंह की का निबंध लगा हुआ है, आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर पद का उल्लेख निम्न में से किस निबंध में आया है? ऑप्शन दिया गया उठ जाग मुसाफिर, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर पद का उल्लेख किस निबंध में आया है? आप देख रहे हैं कि इसमें दो निबंध तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही विकल्प में दिखाई पड़ रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, संस्कृति और सौंदर्य। तो आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में लगे हुए निबंधों को ही ऑप्शन में रखा गया है। पूछा गया कि मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये किसका निबंध हो सकता है, आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि माटी की मूर्तें पुस्तक में कितने शब्द चित्र संकलित हैं? माटी की मूर्तें जो शब्द चित्र है, कई बार पूछ लिया जाता है किस विधा में, तो यहाँ पर शब्द चित्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया 12, 10, 11, 13। तो अगर आपके पास पुस्तक होगी माटी की मूर्तें, तो विषय सूची आप देखेंगे तो इसमें कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक भी रही हैं, यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक भी रही हैं, कथन किससे उद्धृत किया गया? ऑप्शन दिया गया मुर्दैया, ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें, आवारा मसीहा। तो इसका सही जवाब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हमने तो कहीं कहीं जरूर पढ़ा है इसको। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठकुरी बाबा। आगे बात करते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न हो सकता है। पूछा गया कि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन दिया गया मुर्दैया, जूठन, एक कहानी अभी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा से है? तो सही जवाब आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन ए, मुर्दैया, तुलसी राम की जो आत्मकथा है उसका पहला ही चैप्टर है यहाँ पर। और इस आत्मकथा के चैप्टर्स पे हमने कई बार चर्चा की हुई है, सारी चीजें इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने 30 प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुति दी और ये 30 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को
आगे जारी रखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।